सो हेलो एवरीवन, आई होप गाइज आप लोग अपनी पढ़ाई मन ला के कर रहे होगे। और गाइज आज फिर हम अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री को कवर करने जा रहे हैं, दैट इज एटॉमिक रेडियस। सो गाइज थ्रू आउट द लेक्चर आपको फोकस्ड रहना है और दूसरी बात, दिमाग को कहीं भी भटकने नहीं देना है, केवल और केवल बोर्ड पे ध्यान देना है। सो गाइज क्या होता है एटॉमिक रेडियस? अगर हम हमारे ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाएं या फिर वो कॉन्सेप्ट जो हमने क्लास 9th और 10th में पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से जो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन होती है वो क्या डेफिनेशन थी? डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गाइज मैंने? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है वहां से न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस होता है। ये अभी तक हमने पढ़ा हुआ था, लेकिन गाइज यहाँ पे दो प्रॉब्लम अब अराइज हो जाती हैं, इसलिए हम ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं जा सकते। पहली प्रॉब्लम क्या है? एटम इज टू स्मॉल टू बी आइसोलेट। एटम इतना छोटा है कि आप उसको अलग से निकाल के थोड़ी उसका रेडियस नाप सकते हो। और दूसरी प्रॉब्लम, जो दूसरा पॉइंट आता है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जैसा कि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन एक वेव है, और जब अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो फिर आप कैसे नापोगे उसका रेडियस? इसीलिए एटॉमिक रेडियस आप कभी भी उस डेफिनेशन के हिसाब से नहीं नाप सकते जो हमने ओल्ड क्लासेस में पढ़ी हुई है। एटम का रेडियस हमेशा बॉन्डेड स्टेट में नापा जाता है। बात समझ में आ रही है? एटम का रेडियस हम केवल और केवल बॉन्डेड स्टेट में नाप सकते हैं, और बॉन्डेड स्टेट में हम 4 टाइप्स के रेडियस पढ़ते हैं। कौन कौन से 4 टाइप्स के रेडियस होते हैं? फर्स्ट वन इज कोवेलेंट रेडियस, सेकंड वन इज वैन डर वाल रेडियस, थर्ड वन इज मेटेलिक रेडियस, एंड फोर्थ वन दैट इज आयनिक रेडियस। सो गाइज एक एक करके हम इन चारों रेडियस को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो चलिए गाइज अब हम बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की। ध्यान से सुनना, कोवेलेंट रेडियस मेजर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? ये सिंगल बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच भी हो सकता है और दो डिसिमिलर एटम के बीच भी हो सकता है। अभी हम बात करेंगे व्हेन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 सिमिलर एटम। समझ में आ रहा है? अच्छा, कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए मैंने एटम का डायग्राम इस तरीके से बनाया है जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। सो गाइज अगर आपको इनके बीच का कोवेलेंट रेडियस मेजर करना है तो आप कैसे मेजर करोगे? इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 सिमिलर एटम। बात समझ में आ रही है? क्या फॉर्मूला बनेगा आपका कोवेलेंट रेडियस का? ये हो गया इनके बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू 74 पिकोमीटर। तो ऑब्वियसली है इसका कोवेलेंट रेडियस कितना हो जाएगा? इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 37 पिकोमीटर। कितना आ जाएगा? 37 पिकोमीटर। रिस्पेक्टिवली क्लोरीन मॉलिक्यूल का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू 198 पिकोमीटर। अगर आप इसका कोवेलेंट रेडियस निकालेंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल का, Cl2 मॉलिक्यूल का, तो कितना आ जाएगा आपके पास कोवेलेंट रेडियस डिवाइडेड बाय 2? 198 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 99 पिकोमीटर। बात समझ में आ गई गाइस? तो ये तो बात थी जब हमें कोवेलेंट रेडियस पता करना हो सिमिलर एटम का, लेकिन मान लो ये दोनों एटम सिमिलर ना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो अब उसकी बात कर लेते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं, हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइज अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं जिसमें हम कोवेलेंट रेडियस निकालेंगे बिटवीन 2 डिसिमिलर एटम, यानी एटम ए और बी अलग अलग है। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या होगा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। सो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 डिसिमिलर एटम इज गिवन बाय फॉर्मूला RA प्लस RB माइनस 0.09। यहां आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। समझ में आ रही है बात? RA इज द रेडियस ऑफ एटम ए, RB इज द रेडियस ऑफ एटम बी, माइनस 0.09, और डेल EN क्या है? डेल EN है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम ए एंड बी। बात समझ में आ रही है? यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। सो इस फॉर्मूले की मदद से गाइज हम उस मॉलिक्यूल का भी कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड तो है लेकिन एटम अलग अलग है। चलिए गाइज अब हम बात करते हैं वैन डर वाल रेडियस की। सो चलिए गाइज अब हम बात करते हैं वैन डर वाल रेडियस की। वैन डर वाल रेडियस आप 2 केसेस में देखते हो। कौन कौन से केसेस होते हैं? एक तो हम वहां देखते हैं जहां पे मॉलिक्यूल पोजेसेस वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो मॉलिक्यूल्स के बीच, जिन मॉलिक्यूल के बीच वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं क्लोरीन गैस की बात करूं, ये क्लोरीन का हम एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लें, ये दूसरा क्लोरीन का हम मॉलिक्यूल कंसीडर कर लें,
ये जिस फोर्स से आपस में जुड़े होते हैं ये वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। भाई क्लोरीन एक गैस है ना, तो कहीं ना कहीं हर एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल से वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ होगा, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कहलाता है वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम उसको? वैंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यही कुछ फोर्स हमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो दूसरे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में फोर्स लगाता है, दैट इज वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका डायग्राम आप इस तरीके से दिमाग में इमेजिन रखें, क्योंकि अभी जब बात होगी कि कौन सा रेडियस बड़ा है, कोवेलेंट रेडियस बड़ा है या वैंडरवॉल रेडियस बड़ा है, तो ये डायग्राम आपको बड़ा सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स के बीच हमें वैंडरवॉल रेडियस देखने को मिलता है। अच्छा, ये वो मॉलिक्यूल के बीच तो दिखता ही है विच पोजेसेस वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, साथ ही साथ ये नोबल गैसेस में भी देखने को मिलता है। नोबल गैसेस मैक्सिमम केसेस में कुछ कंपाउंड्स को अगर हम छोड़ दें तो ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाती हैं। जैसे अगर मैं नियॉन की बात करूं तो नियॉन ऑलरेडी अपने आप में एक स्टेबल गैस है, बट क्योंकि ये गैस तो है तो कहीं ना कहीं एक नियॉन का जो एटम है वो दूसरे नियॉन के एटम को जोड़े हुए है, और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये स्टेबल है तो वहां पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगेन जिस फोर्स से नोबल गैसेस आपस में जुड़ी हुई होती हैं, दैट इज वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? क्या होता है वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? एक चीज हमेशा याद रखनी है, अगर मैं बात करूं जो मैंने अभी बोला था आपको कि कोवेलेंट रेडियस बड़ा होगा या वैंडरवॉल रेडियस बड़ा होगा, सो गाइस वैंडरवॉल रेडियस तो काफी ज्यादा बड़ा है, तो अगर मैं इनके डिस्टेंस की बात करूं तो वैंडरवॉल रेडियस जो है आपका ये बड़ा होगा आपका कोवेलेंट रेडियस से, और मेजर करने का तरीका वही होगा, दो एटम के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको डिवाइडेड बाय अगर हम 2 कर देंगे तो हमें वैंडरवॉल रेडियस पता चल जाएगा। चलिए गाइज अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं, दैट इज मेटेलिक रेडियस। सो चलिए गाइज अब हम नेक्स्ट रेडियस की बात करते हैं, दैट इज मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि ये जो टर्म है ये केवल और केवल मेटल के लिए अप्लाई होता है। तो टर्म इज अप्लाइड फॉर मेटल्स ओनली। बात समझ में आ रही है? और ये वही रेडियस निकाला जाता है जहां पे एटम्स आर बॉन्डेड विथ मेटेलिक बॉन्ड। कहां निकाला जाता है? जहां पे एटम्स जो हैं मेटेलिक बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं, क्योंकि गाइज आप लोग जानते हैं मेटल्स के बीच आपको कोवेलेंट बॉन्ड देखने को तो मिलेगा नहीं, उनके बीच एक अलग ही तरीके का बॉन्ड होता है जिसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। इस तरीके से आपको इसको कंसीडर करना है, और डेफिनेशन के हिसाब से वही है, इट इज वन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 बॉन्डेड एटम। यानी अगर आपको मेटेलिक रेडियस शो करना है तो आप इस तरीके से शो करेंगे डिवाइडेड बाय 2। अच्छा गाइज, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आता है कि भाई कौन सबसे बड़ा होता है, वैंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ा हुआ, मेटेलिक रेडियस हुआ या फिर कोवेलेंट रेडियस हुआ? तो इनका जो ऑर्डर है ध्यान से देखिएगा, डायग्राम हमने देखा हुआ है, हमने देखा था सबसे छोटा जो रेडियस था वो था आपका कोवेलेंट रेडियस, उससे बड़ा, क्योंकि ये जो दोनों एटम है ये टच हैं, इसमें कहीं भी शेयरिंग नहीं हुई है, ये एक दूसरे से टच हैं, तो इसके बाद मेटेलिक रेडियस आपका आ जाएगा, और सबसे बड़ा होगा गाइस वैंडरवॉल रेडियस, क्योंकि उनमें एटम के बीच डिस्टेंस था और वो वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बीच से जुड़े हुए थे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। चलिए गाइस अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम बात करेंगे नेक्स्ट रेडियस की, दैट इज आयनिक रेडियस। सो चलिए गाइस अब हम नेक्स्ट रेडियस की बात करते हैं, दैट इज आयनिक रेडियस। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैटायन की। सो गाइज आप जानते हो कैटायन कब फॉर्म होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। इसीलिए कैटायन का जो रेडियस है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज हमेशा उसके पेरेंट एटम से छोटा होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर यहां पे मैं बात करूं Fe की, तो आयरन का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो Fe2+ से ज्यादा होगा और Fe2+ का ज्यादा होगा Fe3+ से। क्यों? क्योंकि यहां पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज जानते हो ना आप क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन बैठा हुआ है, अगर उसका प्रोटॉन का चार्ज बढ़ता जाए, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाए, तो वो आसपास के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा ताकत से पुल करेगा। आप लोग जानते हो, अगर मैं आयरन एटम की बात करूं तो यहां पे 26 एटॉमिक नंबर 26 होता है ना, 26 प्रोटॉन और 26 इलेक्ट्रॉन है। अभी 26 प्रोटॉन 26 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे हुए हैं, लेकिन यहां पे जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो प्रोटॉन तो आपके पास 26 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 24 इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास 24 बचे। तो ऑब्वियसली बात है, पहले जब 26 प्रोटॉन 26 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे थे, अब उन्हें केवल 24 इलेक्ट्रॉन पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगाना है, तो यहां पे बढ़ गया ना आपका पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियर चार्ज है, तो वो और उसको छोटा कर देगा, एंड रिस्पेक्टिवली Fe3+ में देखने को मिलेगा।
चलिए अब हम बात करते हैं एनायनिक रेडियस की, ध्यान से सुनिएगा। सो गाइस, एनायन कैसे फॉर्म होता है? जब इलेक्ट्रॉन एटम के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा। ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं O- और O2- की, तो गाइज यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया? ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। अभी इसके पास 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। और यहाँ की अगर हम बात करें तो 8 प्रोटॉन, अब उनको 10 इलेक्ट्रॉन संभालना है क्योंकि O2- चार्ज आ गया। तो यहाँ पे लगने वाला जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन की हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जो चार्ज है वो कम हो गया भाई। 10 इलेक्ट्रॉन के मुकाबले प्रोटॉन कम हो गए ना आपके, तो डेफिनेटली न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे डिक्रीज हो गया। न्यूक्लियर चार्ज के डिक्रीज होने से प्रोटॉन जो है आसपास के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे एनायन का रेडियस कंपेयर टू पेरेंट एटम जो है वो बड़ा होता है। समझ में आ गई बात? चलिए अब ये हमने समझ लिया, अब बात करेंगे हम लोग ट्रेंड्स की, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूं अलोंग पीरियड। पीरियड मतलब जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जनरल ट्रेंड की बात की जा रही है। देखो गाइस, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, जैसे हम लिथियम की बात करें, लिथियम के बाद आपको स्क्रीन पे बेरिलियम दिखाई दे रहा होगा, फिर बोरोन दिखाई दे रहा होगा, बोरोन के बाद फिर आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं अलोंग अ पीरियड, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज, अभी मैंने बात की थी ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, न्यूक्लियस की ताकत बढ़ती जा रही है, तो वो जो आसपास के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ताकत से, पूरी ताकत से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और एटॉमिक रेडियस को छोटा कर देगा। तो क्या बोला गाइज मैं इसको रब कर देता हूं। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, ट्रेंड की, जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूं, अभी हमने एक्सेप्शन की बात नहीं की, वो भी हम करेंगे। ट्रेंड की बात करूं तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, गाइज इसको मैं Z इफेक्टिव से लिख रहा हूं, आप लोग न्यूक्लियर चार्ज लिख सकते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। बात समझ में आ गई? लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं अलोंग ग्रुप, ये क्या हो गया? अलोंग पीरियड, राइट। लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं अलोंग ग्रुप, तो हम क्या देखते हैं? क्या देखने को मिलता है हमें? नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे लिथियम है, लिथियम के नीचे क्या होता है? सोडियम, सोडियम के नीचे क्या होता है? पोटेशियम। नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं तो उनका जो रेडियस है वो बढ़ता जाता है। यानी जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो एटॉमिक रेडियस गाइज इंक्रीज होता चला जाता है। तो ये तो एक जनरल ट्रेंड की बात है जो आप पीरियोडिक टेबल में देख पा रहे हो। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में आप लोग फोकस करो, लिथियम, लिथियम के नीचे सोडियम है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं। सोडियम के नीचे पोटेशियम है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। लेकिन जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। अब गाइज हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन की, क्योंकि एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान से आप लोग फोकस करेंगे। सो चलिए गाइज अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन की। सबसे पहले हम लोग अलोंग पीरियड बात करते हैं एक्सेप्शन को लेकर। अलोंग पीरियड, चलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो आपके एटम हमें देखने को मिलते हैं पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन, और इस तरफ होता है हीलियम। जो मैंने आपको जनरल ट्रेंड बताया, उस ट्रेंड के हिसाब से जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता। एक्सपेरिमेंटली हम क्या पाते हैं? हीलियम का एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है और हीलियम जो है यहाँ पे कौन सा रेडियस बनाता है? वैन डर वाल रेडियस। समझ में आ रहा है? और अभी मैंने आपको ट्रेंड बताया था कि भाई जो वैन डर वाल रेडियस होता है वैलेंट रेडियस से काफी ज्यादा होता है, इसीलिए हमें ये ट्रेंड देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पीरियड 2 की बात करते हैं। सो गाइज मैं यहां पे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिख देता हूं, दैट इज लिथियम, इसके बाद आता है बेरिलियम, इसके बाद आता है बोरोन, देन कार्बन, कार्बन के बाद क्या आता है हमारा? नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, एंड आफ्टर दैट फ्लोरीन, एंड देन नियॉन। गाइस जो हमारा एक्सपेक्टेड ट्रेंड होना चाहिए था वो क्या होता है? जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक रेडियस कम हो जाना चाहिए था। तो एक्सपेक्टेड क्या होता है हमारा कि भाई लिथियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर बेरिलियम, देन सो ऑन। लेकिन गाइस यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि लास्ट में जाके नोबल गैस है जो कि क्या है? नियॉन है। और नियॉन वैन डर वाल रेडियस बनाएगी, और वैन डर वाल रेडियस तो सबसे बड़ा होता है। अभी हमने देखा था ना,
तो इसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर में जो आप चेंज करोगे वो खाली ये करोगे कि नियॉन को उठा के हम लोग यहां रख देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक ऐसा ही ट्रेंड गाइज हमें देखने को मिलेगा पीरियड 3 में। पीरियड 3 के एलिमेंट्स भी मैं नोट कर देता हूं, उस पर भी एक बार फोकस कर लेते हैं। ध्यान से देखो आप लोग। सो चलिए गाइज अब हम पीरियड 3 के एलिमेंट पे एक बार फोकस कर लेते हैं। वही चीज अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपेक्टेशन जो इनका रेडियस होना चाहिए था वो ऐसा होना चाहिए था, राइट? लेकिन अगेन गाइज आर्गन जो है वो नोबल गैस है, तो जैसा मैंने बताया नोबल गैसेस में वेंडरवॉल रेडियस होता है, तो आर्गन का जो रेडियस है इन सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको ये चीज समझ आ गई होगी। सो चलिए गाइज अब हम नेक्स्ट एक्सेप्शन की बात करते हैं विच इज फ्रॉम डी ब्लॉक। इसको ध्यान से समझना क्योंकि डी ब्लॉक के एटॉमिक रेडियस में काफी वेरिएशन होता है, इसलिए ध्यान से फोकस करें गाइज। मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नोट करने जा रहा हूं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड देन जिंक। चलिए गाइस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए था, जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड बताया कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक रेडियस कम हो जाना था, लेकिन ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिला। यहाँ क्या देखने को मिला, फोकस करो। जैसे ही हम स्कैंडियम टू मैग्नीज तक जाते हैं तो डेफिनेटली जो नॉर्मल ऑर्डर होता है जिसमें कि एटॉमिक रेडियस जो है वो आपका डिक्रीज होता है, तो डेफिनेटली हमें वो ऑर्डर देखने को मिलता है कि स्कैंडियम टू मैग्नीज तक एटॉमिक रेडियस कम होता है। लेकिन गाइस जैसे ही आयरन से निकल की तरफ बढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस इन तीनों एलिमेंट का सिमिलर दिखाई देने लगता है। यहाँ से यहाँ क्या ट्रेंड बताया मैंने, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, राइट? इसके बाद आयरन, कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक रेडियस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल दिखता है, और लास्ट में जब जिंक और कॉपर की बात की जाती है तो जिंक का जो एटॉमिक रेडियस है वो कॉपर से बड़ा हो जाता है, जो कि एक तरीके से एक्सेप्शन है। गाइस ऐसा क्यों होता है उसको ध्यान से सुनो। देखो जब हम यहाँ से यहाँ की तरफ जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो डेफिनेटली आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस जो है वो आपका छोटा होता चला जाता है। अच्छा गाइस यहाँ पे एक फैक्टर और रोल प्ले करता है जिसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, मैं उसकी भी बात करूंगा अभी। जैसे ही आप मैग्नीज तक लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो शील्डिंग इफेक्ट से ज़्यादा होता है। शील्डिंग इफेक्ट समझते हो आप लोग क्या होता है? ध्यान से सुनो। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो है ना बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, उसको शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ स्कैंडियम की, स्कैंडियम का जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो क्या होता है, 3d1,4s2। इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊँ आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल ये एटम का न्यूक्लियस हो गया, ये आपके दोनों आउटर मोस्ट शेल हो गए। मान लेते हैं ये 3d हो गया और ये आपका 4s हो गया। 3d में यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है और 4s में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो न्यूक्लियस है इसके सामने जो शेल है उसमें खाली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो बाहर शेल के इलेक्ट्रॉन है इसमें अच्छा खासा फोर्स लगाएगा और उसको ऑब्वियसली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन गाइस जब आप आगे बढ़ते जाते हो, जैसे मैं बात करूं आयरन की, तो आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो क्या होता है यहाँ पे 3d6,4s2। चलो अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसके दोनों आउटर मोस्ट शेल बनाऊं तो ये 3d शेल हो गया जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, राइट? और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। सो गाइस ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा कंपेयर टू आपके जो अदर एटम है, क्योंकि न्यूक्लियस के सामने ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है जो एक तरीके से शील्ड, एक दीवार खड़ी कर रहे हैं इन दोनों बाहर के इलेक्ट्रॉन के लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे रेडियस है वो एकदम से कम नहीं हो पाएगा। और जिंक का अनएक्सेप्शनली हाई क्यों हो जाता है रेडियस, उस पर भी फोकस करो। जिंक का जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो कितना होता है, 3d10,4s2। अब गाइस जरा यहाँ बात करो, मैं दोनों आउटर मोस्ट शेल ड्रॉ कर रहा हूँ, सारे शेल यहाँ पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। तो जिंक के जो 3d शेल है, 3d सब शेल है, वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और उसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इन 10 इलेक्ट्रॉन ने एक तरीके से दीवार खड़ी कर दी, एक तरीके से शील्ड कर दिया। सो बाहर के इलेक्ट्रॉन पे इतना ताकत नहीं लगा पाता न्यूक्लियर चार्ज। इस कारण से जब हम कॉपर और जिंक की बात करते हैं तो यहाँ पे जो Z इफेक्टिव है ये कमजोर हो जाता है आपका, किससे, शील्डिंग इफेक्ट से। बात समझ में आ रही है? इसको आप पूरा लिख लें, शील्डिंग इफेक्ट। सो ये चीज आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो गाइज अब हम हमारे लास्ट एक्सेप्शन केस की बात कर लेते हैं विच इज ऑल्सो फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ध्यान से देखिएगा, 3d सीरीज, 4d सीरीज और 5d सीरीज में फोकस करिए। यू ऑलरेडी नो स्कैंडियम, स्कैंडियम के नीचे होता है यूट्रियम, यूट्रियम के नीचे क्या हो जाता है आपका लेंथेनम। इसके बाद स्कैंडियम के बाद नेक्स्ट ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, टाइटेनियम,
जिरकोनियम, जिरकोनियम के बाद क्या आता है हमारा हॉफनियम, राइट। अब गाइज यहां पे फोकस करें आप लोग, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जैसा मैंने बोला डाउन द ग्रुप जो है वो आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा, तो डेफिनेटली आपको ये ऑर्डर देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम टाइटेनियम, जिरकोनियम और हॉफनियम की बात करते हैं तो डेफिनेटली जिरकोनियम का रेडियस टाइटेनियम से ज्यादा होता है, लेकिन जिरकोनियम और हॉफनियम की बात की जाती है तो दोनों का रेडियस लगभग सिमिलर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनो। आप लोग जानते हो लेंथेनम के बाद जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, यहां से आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें लेंथेनॉइड, आई होप आपको ये वर्ड पता होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। इसके ऊपर गाइज मेरा सेपरेट लेक्चर है, आप लोग उसको ध्यान से जाके देखो, और अगर नहीं भी देख पा रहे हो तो ध्यान से सुनो। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या देखने को मिलता है, ये जो एफ सबशेल के ऑर्बिटल्स है ना, इनका शेप बहुत बिगड़ा हुआ होता है, बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है इनका। तो ये क्या करते हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोक नहीं पाते ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट और ऑफ एफ सबशेल। तो ये जो लेंथेनाइड्स की सीरीज स्टार्ट होती है कहां से, 58 से आप शुरू हो जाते हो लगभग 71 तक, 58 से 71 तक इनका एटॉमिक रेडियस ड्रास्टिकली गिर जाता है, और जब ये लौट के यहां तक आता है तो एटॉमिक रेडियस इतना बढ़ नहीं पाता, एंड दैट इज द रीजन जिरकोनियम और हैफनियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो हमें सिमिलर देखने को मिलता है। हम अगर नेक्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की बात करें, वेनेडियम, नायोबियम और टीए, वो नवाब था, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। सो यहां भी ये सेम चीज देखने को मिलती है, नायोबियम का एटॉमिक रेडियस हमें वेनेडियम से ज्यादा मिलता है और उसके बाद ये चीज सिमिलर हो जाती है। सो गाइज यहां पे हमारा एटॉमिक रेडियस वाला टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब आपको मन लगा के अपनी पढ़ाई करनी है। सो थैंक यू सो मच।